नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज विस्तार से होने वाली है चर्चा। पहली खबर में चर्चा उस चुप्पी की होगी जिसकी चोट बीपीएससी छात्रों के लिए लाठी से ज्यादा मारक है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, ये सवाल पूछेंगे। आज सीएम नीतीश कुमार को उनके पुराने दिन भी याद दिलाएंगे। छात्र राजनीति से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले नीतीश कुमार को आखिर छात्रों की सुध क्यों नहीं है। बात पुजारियों के लिए किए गए केजरीवाल के उस ऐलान की भी होगी जिसे उनका हिंदू कार्ड माना जा रहा है, और किन राज्यों में ऐसी योजनाएं हैं, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें एक बार फिर बीपीएससी छात्रों की आवाज उठाएंगे और नीतीश का निर्दयी किरदार आपके सामने होगा। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, और सबसे पहले बात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की हम करने जा रहे हैं, जिन पर रविवार को हुए लाठीचार्ज के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ देश भर में लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं। वो पटना से दूर दिल्ली के सियासी गलियारों में राजनीति की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय पर कुछ नहीं बोल रहे। हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगे क्या हैं, वो क्यों 12 दिनों से 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ है जिससे ये मुद्दा अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। जैसे रविवार को पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ठंड के दिनों में छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पटना के गांधी मैदान थाने में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। आरा, दरभंगा, इनके अलावा कई और जिलों में भी विपक्षी पार्टियों ने ट्रेनें रोकी और सड़कों को जाम किया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तलब किया। बीपीएससी अध्यक्ष ने राज्यपाल को परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी दी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के साथ पूरी जानकारी मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को दी। अभ्यर्थियों ने मांगों पर विचार के लिए सरकार को 48 घंटे का समय दिया है। सरकार ने अभ्यर्थियों की बात तो सुन ली, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया। दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। उधर विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेरने में जुट गई है। इस खबर को आगे विस्तार देने से पहले आपको वो दृश्य दिखाना जरूरी है जब सर्द रात में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार की गई और लाठियां चलाई गई। हम लोग जने जने मन कर रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, तो बहुत मरा है। सारे कपड़े फाड़ दिए खींच खींच के। ये देख लीजिए पूरा लाठी से इस पर मारा गया। देखिए वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। राइट टू इक्वलिटी मांग रहे, क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा, चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं, हम भी चला लेंगे। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के बीच से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में एक अभ्यर्थी लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बीच सैल्यूट करता नजर आ रहा है। यह अभ्यर्थी वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। युवा वर्ग के लोग इस वीडियो को शेयर कर छात्र के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। उधर इस पूरे मामले में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर सवालों के घेरे में हैं। उन पर बीपीएससी छात्रों के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने के आरोप लग रहे हैं। प्रशांत किशोर रविवार को धरने पर बैठे बीपीएससी छात्रों के बीच पहुंचे थे। आरोप है कि लाठीचार्ज होने के बाद वो मौके से पीछे हट गए। आज निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का एक वीडियो जारी किया।
वीडियो के जरिए प्रशांत किशोर पर छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया। ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रशांत किशोर जेपी गोलंबर पर हुए प्रदर्शन के बाद गर्दनी बाग में छात्रों से मिलने पहुंचे थे। आप भी देखिए इस वीडियो के बहाने प्रशांत किशोर को लेकर क्या दावा किया गया। आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। ए रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है? जरा बताइए तो, ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं। आपसे कंबल कौन मांगा है? छात्रों और सियासी विरोधियों की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर आज प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने आकर सफाई भी दी। लेकिन यह मसला प्रशांत किशोर का नहीं है, बल्कि 3 लाख से ज्यादा बीपीएससी अभ्यर्थियों का है। इसलिए कोई भी दल इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं नजर आ रहा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किया और सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर कर लिखा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार का बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज और अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। कुल मिलाकर पटना से लेकर दिल्ली तक लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, टाका भी खाएगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका दोषी कौन है? आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी का गैर लोकतांत्रिक मानसिकता दर्शाता। आप उनके साथ बैठकर उनकी सुन लें तो इसमें क्या आपका चला जाएगा। इमरजेंसी में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, शायद इस तरह की बर्बरता हमने ना देखी। ये छात्र आपसे मांग क्या रहे हैं? चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे। मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, हस्तक्षेप करें। अस्थिरता पैदा करो। छात्रों के वो छात्र तो माध्यम है, वो बेचारे 2-3 हजार छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अगर पढ़ते तो उनका 2 दिन बर्बाद नहीं होता। 24 घंटे उन्होंने कहा है तो हम लोग कर रहे हैं, 48 घंटे ले लीजिए। न्यू ईयर भी है और 1 तारीख के अंत तक इस पर कोई ना कोई सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। बच्चे पढ़ें, सरकार अपना काम करे, वही बेहतर है। मेरे बच्चों पर केस करवाए, लाठी खिलवाए, बच्चे की गिरफ्तारी हो रही है। यह फ्रॉड किशोर को क्यों नहीं जेल में डूब रहा है? ब्लैकमेलर, सौदा किया बच्चों के साथ। यहां आपको यह भी बता दें कि बीते कुछ दिनों में कई बार बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज हो चुका है, क्योंकि 18 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र में असमानता का आरोप लगाकर अभ्यर्थी पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग पूरी परीक्षा दोबारा कराने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा का दोबारा 4 जनवरी को आयोजन करवा रहा है। 13 दिसंबर को 2000 से ज्यादा पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फिलहाल छात्र और आयोग दोनों अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। मामले का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। तो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा। ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है, उन 18,000 के लिए भी या फिर ये 4 लाख के लिए भी। तो ये एक रीजन क्या काफी नहीं है री एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिसपे उनकी चुप्पी रही? बाकी सारी चीजों को कंसिडर किए हैं वो। बीपीएससी के स्तर पर पूरे परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लेने का कोई योजना नहीं है, कहीं कोई योजना नहीं है। उसके स्केलिंग करके उसका रिजल्ट निकाला जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी छात्र इससे प्रभावित भी नहीं होगा। बीपीएससी के छात्रों को दिल्ली में रहने वाले बिहार के दूसरे छात्रों का भी समर्थन मिल रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में जेएनयू में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग की गई। इस बीच बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से कराई जाए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार है कि इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सवाल है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार बीपीएससी छात्रों की बात नहीं सुन रहे। सवाल तो बिहार के विपक्षी नेताओं से भी है, जो लाठीचार्ज के बाद नीतीश कुमार को तो घेर रहे हैं, लेकिन क्या वो बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के साथ खड़े हैं? विवाद को सुलझाने के लिए उनकी तरफ से अब तक क्या कोशिशें की गई हैं? ये तमाम सवाल हैं।
ऐसा तब है जब सीएम नीतीश कुमार ने खुद छात्र आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से जुड़े और युवाओं की छात्र संघर्ष समिति में अहम भूमिका निभाई। 1975 से 77 के बीच आपातकाल के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब वही नीतीश कुमार छात्रों की समस्या पर मौन साधे बैठे हैं। सवाल तो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भी बनते हैं, क्योंकि वो खुद एक छात्र नेता रहे हैं। 1973 में छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए पटना लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और जीते। फिर जेपी आंदोलन से जुड़े और छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। देखा जाए तो छात्रों के नाम पर अब तक सिर्फ राजनीति होती आई है। उनका दर्द सुनने की कोशिश किसी ने नहीं की। जी जान से मेहनत करने के बाद कभी छात्र को पेपर लीक वाला परिणाम मिलता है तो कभी परीक्षा ही रद्द हो जाती है। अब तो लोग व्यंग में कहने लगे हैं कि पेपर लीक मंत्रालय ही बना देना चाहिए, क्योंकि बीते कुछ समय में लगातार ऐसा ही हो रहा है। अकेले बिहार की बात करें तो मार्च 2024 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। मई 2024 में नीट परीक्षा का पेपर पटना में लीक हुआ। दिसंबर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO परीक्षा का पेपर लीक हुआ। फिर दिसंबर में ही BPSC परीक्षा पेपर लीक होने के आरोप लगे। हालांकि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में छात्र पेपर लीक के इस वायरस की मार झेल रहे हैं। एक डेटा के मुताबिक 2017 से 2023 के दौरान बीते 7 सालों में अलग अलग परीक्षाओं का पेपर लीक होने से करीब 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो बेरोजगार, हताश और निराश युवाओं की भीड़ बेहद खतरनाक होती है। इसका इस्तेमाल खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश की युवाओं की आवाज को सुना जाए और उनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जाए, ताकि इस शक्ति का सार्थक दिशा में इस्तेमाल किया जा सके। भारत की बात में अब रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक अपने पिटारे से चुनावी रेवड़ियां निकालकर दिल्ली वालों को बांट रहे हैं। केजरीवाल ताबड़तोड़ मुफ्त की योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और इस बार तो उन्होंने बीजेपी को उसी के पिच पर पटकनी देने वाली योजना का ऐलान किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बार दिल्ली में धार्मिक कार्ड चल दिया है, जिस पर बीजेपी अपना कॉपीराइट मानती रही है। शुरू से ही बीजेपी की सियासत हिंदू धर्म के एजेंडे के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार केजरीवाल ने पहली बाजी अपने नाम कर ली है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और सिख धर्म के ग्रंथियों को वो सम्मान देगी जो अब तक उन्हें नहीं मिल सका। आम आदमी पार्टी ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने जब इस योजना का ऐलान किया तो परंपराओं और रीति रिवाजों की दुहाई भी दी। उन्होंने कहा कि पुजारियों के परिवार की तरफ से किसी सरकार की ओर से उन पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उनकी सुध ली है। केजरीवाल के इस बयान पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि दिल्ली में 10 साल से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए अब तक कुछ क्यों नहीं किया? क्या हिंदू और सिख वोटर्स को लुभाने के लिए ये आम आदमी पार्टी का नया गेम प्लान है? सवाल तो ये भी है कि पुजारियों और ग्रंथियों को जो सम्मान राशि दी जाएगी उससे सरकारी खजाने को कितनी चपत लगेगी। लेकिन हर सवाल और हर आरोप से बेपरवाह अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक दिल्ली वालों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जा रहे हैं। पहले महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि को केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि हिंदुत्व कार्ड के जरिए केजरीवाल बीजेपी के उसी के हथियार से मात देना चाहते हैं। जिस हिंदुत्व के दम पर बीजेपी केंद्र और कई राज्यों में सत्ता पर काबिज है, अब उसी का इस्तेमाल केजरीवाल बीजेपी के विरुद्ध कर रहे हैं। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कल यानी 31 दिसंबर से शुरू होगा। और गौर करने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से होगी। अरविंद केजरीवाल पहले से ही खुद को हनुमान भक्त
बताते रहे हैं और अक्सर कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते रहे हैं। कुछ महीने पहले जेल से छूटने के बाद भी वो हनुमान मंदिर पहुंचे थे। कल अरविंद केजरीवाल वहां दर्शन पूजन के बाद योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे, जबकि पार्टी के दूसरे नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रजिस्ट्रेशन का जिम्मा संभालेंगे। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अब हिंदुत्व की राजनीति की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? केजरीवाल के इस दांव का जवाब बीजेपी कब और कैसे देगी? क्या दिल्ली की सियासत में केजरीवाल एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर दे पाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान किया है, क्योंकि पुजारी और ग्रंथी अपने समाज के एक बड़े तबके को प्रभावित करते हैं। दिल्ली में हजारों की संख्या में मंदिर और गुरुद्वारे हैं, जहां हर रोज लाखों लोग पूजा और अरदास के लिए जाते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि पुजारियों और ग्रंथियों के समर्थकों का वोट भी उसे मिल सकता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया तो दिल्ली के कई मंदिरों के पुजारी उनको धन्यवाद देने उनके घर पहुंच गए। पुजारियों ने भी दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और कहा कि देश में सभी लोग सुखी रहें। 18,000 रुपये उन्होंने कहा आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं पुनः आऊँगा तो आप लोगों का सम्मान करूँगा। कम से कम 18,000 रुपया पर मंथ अगर ये मिल जाए तो हम लोगों को बहुत मदद हो जाएगा। हम लोग संतुष्ट हैं, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ 18,000 देंगे बस। वैसे धर्म के आधार पर फ्रीबीज वाली सियासत नई नहीं है। कई राज्यों में पुजारियों और इमाम को सरकारी खजाने से पैसे दिए जाते रहे हैं। ग्राफिक्स की मदद से आपको बताते हैं कि कौन सा राज्य धार्मिक आधार पर कितना मेहनताना देता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इमाम को 3,000 रुपए महीना भत्ता मिलता है, वहीं पुरोहितों को 1,500 रुपए महीने की सहायता मिलती है। मध्य प्रदेश में जिन मंदिरों के पास अपनी जमीन नहीं है उनके पुजारियों को 5,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। इसी तरह कर्नाटक में इमामों को हर महीने 3,100 रुपए और मुअज्जिम को 2,500 रुपए मिलते हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा मंदिरों के पुजारियों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा में इमाम को हर महीने करीब 14 से 16,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। आंध्र प्रदेश में इमाम को 10,000 रुपए और मुअज्जिम को 5,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, जबकि पुजारियों को 15,000 रुपए मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से वादों की झड़ी लगा रहे हैं उससे ये साफ है कि वो हर हाल में चुनावी बाजी जीतना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने अब तक किन किन योजनाओं की घोषणा की है जो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मुफ्त वाली योजनाओं यानी फ्रीबीज के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। केजरीवाल का दावा है कि वो पैसे की कमी नहीं होने देंगे, तो वहीं बीजेपी सवाल उठा रही है कि सब कुछ मुफ्त बांटेंगे तो दिल्ली का बजट कैसे चलेगा। जारी ग्रंथी सम्मान योजना 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पहले तो लूट से मारे और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानते हैं। पुजारियों और ग्रंथियों के काम के लिए तो पैसे की कमी किसी समाज में होनी ही नहीं चाहिए। 10 साल में आज से पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं याद आए मंदिर के पुजारी ग्रंथी, क्यों नहीं याद आए? क्योंकि उनका फोकस ही नहीं था। को भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए? उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी। ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी सालों से उठा रही है। ये सरकार मुसलमानों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। इन्होंने हमारी सैलरी इलेक्शन से पहले नहीं दी, तो यकीनी तौर पर हम इलेक्शन में भी इनके खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे। हर चीज इनको चुनाव के पहले ही क्यों आदत? सरकार अगर गंभीर होती तो यही स्कीम 8-9 महीने पहले ले आते ना।
योजनाओं की बात करें तो महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे, इसका ऐलान किया गया है। संजीवनी योजना, जिसके अंतर्गत 7 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज हो सकेगा। ऑटो वालों के लिए योजना, हर ड्राइवर का 10 लाख तक का बीमा, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं आज के ऐलान की बात करें तो पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। मुफ्त वाली योजनाओं यानी फ्रीबीज के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। केजरीवाल का दावा है कि वो पैसों की कमी नहीं होने देंगे, तो वहीं बीजेपी सवाल उठा रही है कि सब कुछ मुफ्त बांटेंगे तो दिल्ली का बजट कैसे चलेगा। एक और अरविंद केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के इमामों को उनका वेतन नहीं दे पा रही है। वेतन नहीं मिलने से नाराज इमाम दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। इमामों का कहना है कि पिछले 17 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जुटे इमामों ने बताया कि एक हफ्ते में तीसरी बार वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं, लेकिन हर बार केजरीवाल ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और इस बार भी इमामों को दरवाजे से ही लौटा दिया गया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा है कि तनख्वाह सिर्फ 18,000 है, जो कि 17 महीने से नहीं मिली है। ऐसे में इमामों के परिवारों का गुजारा कैसे होगा? देखिए, ये सब सियासी शगुफे हैं। ये तो बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए दिल्ली वासियों को कि जो सैलरी इमामों को आज से नहीं, जब से वक्फ बोर्ड बना है, दिल्ली में बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, उन तमाम सरकारों ने हमें सैलरियां दी हैं। तो जब हमारी सैलरी वो नहीं दे पा रहे हैं 18 महीने से, तो फिर सम्मान राशि देने का क्या मतलब बनता है? ये सियासी जुमला है और इलेक्शन के बाद देख लेना, अब जुमला ही साबित होगा। जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन सुविधाओं की मात्रा इतनी ज्यादा ना हो कि सरकार की आर्थिक सेहत ही बिगड़ जाए। ध्यान रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी राज्यों की तरफ से चुनावी लाभ के लिए मुफ्त बिजली पानी, बसों में मुफ्त सफर जैसी लोक लुभावन घोषणाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।